तो ये जो वीडियो है ये जेईई मेन 2021 वालों के लिए भी यूज़फुल है और 2022 वालों के लिए भी। अगर कोई 2023 में जेईई देने वाला है तो उसके लिए भी ये यूज़फुल होगी, तो इसको ज़रूर देखना लास्ट तक। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जेईई मेन फेब के अटेम्प्ट के बाद जेईई मेन मार्च, जिसमें कि आपको लगभग 14 to 15 डेज मिलने वाले हैं, है ना। इस विंडो में कैसे आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि हम 4 जेईई मेन दे सकते हैं, ये पहली बार मिला है ना। और हमें नहीं पता ये मौका कब तक मिलेगा, क्या पता 2022 में ये होगा या 2023 में ये होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता, है ना। बट अभी के लिए जब भी हमारे पास ऐसा होगा कि देखो 2 अटेम्प्ट तो होंगे कम से कम, है ना, ऐसा तो होता ही है। तो पहले अटेम्प्ट से सीख लेके दूसरे अटेम्प्ट में उसको अप्लाई करना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम सिर्फ इतना इंश्योर कर लें कि सेकंड अटेम्प्ट पहले से बेटर होगा, बहुत बहुत बेटर होगा, सिर्फ इतना इंश्योर कर लें, तो 4 स्टेप्स हम लेंगे इम्प्रूवमेंट की तरफ और काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है कि जो इम्प्रूवमेंट जिस चीज़ को हम बोलते हैं ना, इम्प्रूवमेंट हम जिस चीज़ को बोलते हैं वो क्या होता है, इम्प्रूवमेंट मतलब होता है पहले से बेटर। ठीक है, इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है, पहले से बेटर, पहले जो भी था वो था उससे बेटर। तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हम अपने पुराने अटेम्प्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं ढंग से, तो फिर आगे जाके क्या हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ पर हो सकता है। एक तो ये है प्रिपरेशन वाले पार्ट में, है ना। एक तो हो गया प्रिपरेशन वाला पार्ट, एक हो गया परफॉर्मेंस वाला पार्ट, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस। ये क्या है, ये दो अलग अलग कैसे हैं, देखो ऐसे देखते हैं। प्रिपरेशन मतलब ये कि कितना आपने सिलेबस कंप्लीट किया था, है ना, कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस थी, है ना, कितने आपने टेस्ट दिए थे, है ना, उससे आपकी टेस्टिंग एबिलिटी, या फिर बोल लो प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, ये एक चीज़ हो गई। कितना आपने रिवीजन किया था, है ना, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब किस में आ गई, प्रिपरेशन में आ गई। तो ये कुल मिला के आपकी क्या हो गई, ओवरऑल कैपेबिलिटी हो गई, है ना। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपकी कैपेबिलिटी। ठीक है, इन शॉर्ट ये आपकी कैपेबिलिटी हो गई। अब कोई सवाल आपने गलत किया या छोड़ दिया पुराने अटेम्प्ट में, इस वजह से कि वो आपको आता नहीं था या इतने अच्छे से नहीं आता था, या फिर आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी, या आपको उसमें से एक चीज़ थी जो याद नहीं आ रही थी, है ना। तो ये आपकी कैपेबिलिटी हो गई। तो लैक ऑफ कैपेबिलिटी की वजह से एक सवाल छूट गया या गलत हो गया, वो एक चीज़ है। और एक ये है कि वो आपकी कैपेबिलिटी में था, है ना, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से कि आप उस वक्त फियर में हो गए, या फिर आपने उस वक्त क्या किया, हड़बड़ी क्रिएट कर दी, हेस्ट क्रिएट कर दी, हेस्टफुलनेस में, जल्दबाजी में कोई चीज़ गड़बड़ हो गई, है ना, जो आता भी था वो भी नहीं कर पाया, है ना। तो ये सब क्या हो गया, परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू है। अक्सर क्या होता है, हम इस पे तो ध्यान दे लेते हैं, है ना, कि जब एनालाइज कर रहे होते हैं हम अपना टेस्ट पेपर, पुरानी परफॉर्मेंस, है ना, तो हम इस पे तो ध्यान दे देते हैं कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं था, इस वजह से सवाल छूट गया, है ना, ये हमें याद नहीं आ रहा था, इस वजह से हमने गलत कर दिया, है ना, या कुछ गलत याद आ गया, है ना। इन सब को तो फैक्टर्स को हम ध्यान में ले लेते हैं, लेकिन कभी इस फैक्टर को ध्यान में नहीं लेते कि एक बार ये देखें कि 1 घंटा स्पेंड करके उस पूरे पेपर को देखें, जब भी वो पेपर हमारे पास आ जाए, है ना, ढंग से सॉल्यूशंस के साथ और इन सब के साथ, है ना, या आंसर शीट के साथ, जो कुछ भी है, तो हम उसको ध्यान से पकड़ के देखें कि जब हम इस पेपर के थ्रू जा रहे थे, तो कौन से सवाल पे हम अटक गए थे, कौन से सवाल पे हमने ज़बरदस्ती उस वक्त ज़्यादा टाइम दे दिया था, इतना टाइम वो सवाल डिज़र्व नहीं करता था, कौन कौन सा सवाल ऐसा था जो कि हमें करना ही नहीं था, हमें पता था कि हमें नहीं आता, लेकिन तब भी हम ट्राई कर रहे थे जस्ट इस होप में कि चलो 4 नंबर बढ़ जाएं, 4 नंबर बढ़ जाएं। लेकिन ये पता चला लास्ट में कि वो करना बिल्कुल यूजलेस था, कोई इफेक्टिवनेस नहीं थी, उस सवाल ने हमारे 5 मिनट खींच लिए, है ना। तो ये एक चीज़ होती है ना। तो फिर मैं अगर इसको लिखूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ कह लो, टाइम मैनेजमेंट कह लो या क्वेश्चन मैनेजमेंट कह लो, जो भी कह लो, ये वाली चीज़, है ना, अटेम्प्ट्स को ढंग से कंट्रोल करना, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, किसी भी क्वेश्चन पे ऐसे ही छूटते ही जैसा भी हमें लगता है, जो भी फर्स्ट थॉट आता है उसके अकॉर्डिंग हम अटेम्प्ट करने लगते हैं उसको, ये नहीं सोचते कि क्या इसको अटेम्प्ट करना सही भी रहेगा या नहीं, है ना। दिखता है कि अरे यार ये तो 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, एक ही आ रहा है, तो फिर ये कर लेते हैं, है ना, क्या पता वो लेंदी था इस वजह से उसको छोड़ना था, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप एनालिसिस कर रहे हो, अगर आप
इस चीज़ पे भी ध्यान दोगे, इस पे तो आपको ध्यान देना ही देना है। अगर इस पे भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया अभी तक, अपना जेई मेन फैब अटेम्प्ट करने के बाद इस पे भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तो इनसिंसियरिटी हो गई, है ना। तो इस पे तो ध्यान देना ही देना है, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। इस पे भी ध्यान देना है। ऐसे कौन से फैक्टर थे जो कि परफॉर्मेंस रिलेटेड फैक्टर्स थे, है ना, इस पे आप बहुत कम ध्यान देते हो, है ना। जब आप पेपर दे देते हो तो फिर आप एक तरह से उस पेपर को भूल जाते हो। नहीं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है जो आपको याद रखनी है। अदरवाइज आप सेम मिस्टेक्स दोबारा करोगे, ये सोचते हुए कि ये मिस्टेक्स आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन नहीं, कई सारी मिस्टेक्स होती हैं जो कि आप 2 बार या 2 से ज़्यादा बार दोहराते हो। ध्यान रखना, पहली बार मिस्टेक करना माफ है, ठीक है, दूसरी बार मिस्टेक करना पाप है। समझ रहे हो बात? सेम मिस्टेक को 2 बार करना पाप है। पहली गलती कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उस गलती से सीख रहे हो तो, दूसरी बार अगर आप गलतियां दोहरा रहे हो, है ना, तो फिर दिक्कत है। तो जो आपने जेई मेन, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जेई मेन फैब, जिनका पहला जेई मेन होगा या पहला ऐसा एग्जाम होगा जो उन्होंने जाके दिया, कोई पहला सीरियस एग्जाम, है ना। तो ये देखो कि इसमें जो गलती हुई, कोई बात नहीं, 4 अटेम्प्ट थे अपने पास, एक हो गया, 3 रह गए, है ना। अगले अटेम्प्ट में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए अपने को इन सारे फैक्टर्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दो, एक बार एटलीस्ट 1 घंटा स्पेंड करो इस तरह से। एक एक क्वेश्चन को देखो कि इस क्वेश्चन को जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने क्या सोचा, क्या इमेज बनी मेरे माइंड में, क्या जो मैंने डिसीजन लिया इसे अटेम्प्ट करने का, क्या वो सही था या नहीं था, है ना। इन सारी सब्जेक्टिव चीज़ों के बारे में भी हमको सोचना होता है, जो कि ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। इस वजह से उनका इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो अगर आप सपोज अगर आपके 150 से 200 मार्क्स के बीच में आए हैं, या फिर मैं 2 स्लैब्स क्रिएट कर रहा हूँ, 100 से 150 के बीच में आए हैं, या जो लेस देन 100 आए हैं, ठीक है, चलो 3 स्लैब क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाले भी होंगे तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे कि हमें तो भैया कंसिडर भी नहीं किया आपने। ऐसी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं थोड़ा कि अगर आपका इस रेंज, अगर आपके स्कोर्स इस रेंज में थे, ठीक है, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 बोल देते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दे लो, है ना, कैपेबिलिटी वाली चीज़ पे ध्यान दे लो और इम्प्रूव कर लो उस पर एक्चुअली, है ना, तो फिर बहुत आराम से, अगर आप पहले स्लैब में हो तो आपके बहुत आराम से, मैं प्रैक्टिकल नंबर्स बता रहा हूँ आपको, है ना, मन से नहीं बोल रहा कुछ, बहुत आराम से आपके 30 to 40 मार्क्स बढ़ सकते हैं सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देने से। अगर आप दूसरे स्लैब में हो तो बहुत आराम से आपके मार्क्स 40 to 50 बढ़ सकते हैं, है ना। अगर आप तीसरे स्लैब में हो तो भी 30 to 40 बढ़ सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। ये मैं आपको स्टैटिस्टिकली बता रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स जो कि मैंने बहुत सालों तक कलेक्ट किए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जितने स्टूडेंट्स के स्कोर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आए उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये परफॉर्मेंस रिलेटेड वाली चीज़ अगर आप इस पे वर्क कर लेते हो तो बहुत आराम से आपका ये इम्प्रूवमेंट तो है ही, ये इम्प्रूवमेंट तो है, ये तो ऑब्वियस है ही। तो इसके साथ अगर इसको भी मिला लो, इस इम्प्रूवमेंट को भी, अगर ये भी आप ध्यान रख लेते हो तो बहुत आराम से 50 to 60 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं अगर आप स्लैब 1 में हो, है ना। 50 to 60 बढ़ सकते हैं अगर आप स्लैब 2 में हो, और 40 to 50 बढ़ सकते हैं अगर आप स्लैब 3 में हो, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये माना जा रहा है, ये अज्यूम करके ये पेपर 300 नंबर का होगा, है ना, और ये मैं जेई मेन की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भी स्लैब होंगे 200 प्लस वाले भी, तो उनके भी रिस्पेक्टिवली ऐसे 30-40 मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे कम से कम, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने से, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट आपके पास जस्ट ऐसे ही रखा हुआ है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल रखी हुई है, बस आपको ये करना है ना। 1 घंटा स्पेंड करना है कम से कम ये परफॉर्मेंस वाली चीज़ पर, और बाकी जो एनालिसिस करते हैं अपन पूरे पेपर की वो तो करनी ही करनी है, वो तो है ही, उसमें जितने भी घंटे लग जाएं, 2 3 4 5 जो भी है। एक पेपर देते हो यार आप, समझ रहे हो ना, सीरियस वाला एक पेपर देते हो, ठीक है। उस सीरियस वाले पेपर से जो आपको सीख मिलती है ना, वो आपको मॉक टेस्ट से नहीं मिलती, है ना। हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। मेरे टाइम पे एक ही जेई मेन होता था, तो एक है मतलब वो वही है, ठीक है। वो अलग बात है, मैं जेई मेन को सीरियस नहीं लेता था, ठीक है, लेकिन जो लोग लेते थे उनके पास एक ही मौका होता था, है ना। आपके पास बहुत मौके हैं, ठीक है। तो आपको, आपके पास ये इंप्रूवमेंट वाला फैक्टर है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होगे, बट नहीं,
ठीक है, ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है ना। 2 पेपर जस्ट 2 साल पहले से हो रहे हैं, है ना। 4 पेपर जस्ट इसी बार से हो रहे हैं, है ना। तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, जो कि इम्प्रूवमेंट वाला फैक्टर सोचो बाकी लोगों के लिए जो भी 2018 और उससे पहले के थे, उनके लिए इम्प्रूवमेंट वाला फैक्टर था ही नहीं। सोच रहे हो, ये वीडियो उन पे अप्लाई ही नहीं होती, है ना। ये बात है, क्योंकि ये फियर और हेस्ट और ये सब चीज जो जो चीज़ें होती है ना, टाइम मैनेजमेंट इशू और अटेम्प्ट वाले इशू, ये सारे जो आपको रियल पेपर में झेलने को मिलते हैं ना, है ना, वो किसी मॉक टेस्ट में झेलने को नहीं मिलते इतनी आसानी से। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस होगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये बहुत रियल है, क्योंकि रियल पेपर के साथ ही हो रही है। समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पे क्या करना है, एक छोटा सा मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि ये बताओ, जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेई मेन फैब में अभी अपना अटेम्प्ट दे दिया है ना, ये बताओ कि इस अटेम्प्ट से आपने सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग क्या एक्सट्रैक्ट करी, क्या सबसे बड़ी सीख ली आपने, सबसे बड़ी सीख ली, है ना। ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 10th 11th में है, या फिर उनका टारगेट जो है वो 2022 है और 2023 है, वो लोग बहुत अच्छे से एक एक कमेंट को रीड करेंगे, है ना। आप ये बोल सकते हो कि 2021 वाला, अरे ये गधा होगा इसलिए इसको ऐसी लर्निंग इसको ऐसी लग रही है कि ये बहुत बड़ी लर्निंग है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना किसी के कम मार्क्स आए ज़्यादा मार्क्स आए ये लर्निंग ये बेकार है, ये लर्निंग एडवांस लर्निंग है, ये लर्निंग बेकार लर्निंग है, ऐसा नहीं है। जो एक्सपीरियंसेस से सीखने को मिलता है ना अपने को, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस से, वो कहीं सीखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से देखना। तो आप सबको जो भी 2021 वाले हैं जिन्होंने फैब में अपना अटेम्प्ट दिया, उसमें सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी उनकी, द बेस्ट लर्निंग, ठीक है, वो जाके आपको कमेंट करके लिखना है। और जितने भी 2022 और 2023 वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक एक लर्निंग जो है वो रीड करनी है, आज आके रीड करनी है, 24 घंटे बाद भी आके रीड करनी है, क्योंकि तब तक इनफ कमेंट्स नहीं होंगे, है ना। फिर 24 घंटे बाद इनफ कमेंट्स हो जाएंगे जिनको आप रीड करके बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस को ले सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, जो 2021 वाले भी हैं वो भी आसपास वाले लोगों से, है ना, उनके एक्सपीरियंसेस से उनकी एक बेस्ट लर्निंग लेंगे। तो सोचो, अगर मान लो 50 लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं अपनी बेस्ट लर्निंग, ठीक है, बेस्ट लर्निंग, तो समझ रहे हो 50 लोगों का एक्सपीरियंस आपके पास होगा बेस्ट लर्निंग का। समझ पा रहे हो इस बात को। फिर उनमें से आप जो कुछ भी पिकअप कर पाओ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस होगी। समझ रहे हो, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। ये 50 लोगों का बेस्ट एक्सपीरियंस, है ना, कि उन्होंने क्या बेस्ट लर्निंग ली। ये अगर आप देख लेते हो तो काम हो जाएगा, है ना। तो 2021 वाले इन्हें कमेंट भी करना है और कमेंट रीड भी करने हैं। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल द बेस्ट।